ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं अगली खबरों का। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने 4 युवकों को गिरफ्तार करके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। एटीएस ने जिन युवकों को गिरफ्तार किया है उन पर आरोप है कि वह सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर और दूसरे कट्टरपंथी गुटों के संपर्क में थे, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गौतम बुद्ध नगर के विकास धैलावत, लोकेश उर्फ पपला पंडित, मेरठ के शाकिब उर्फ डेविल और अरबाब के तौर पर हुई है। पुलिस ने आगे बताया कि साकिब और अरबाब पड़ोसी हैं। एटीएस ने एक बयान में बताया कि आरोपियों ने अहम संस्थानों और राजनीतिक हस्तियों की रेकी की थी। इन लोगों ने हैंडलर के साथ संवेदनशील जानकारी साझा की है और अलग अलग जगहों को नुकसान पहुंचाने के लिए हमलों की योजना बनाई थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह गुट ऐसी गतिविधियों में शामिल था जिनका मकसद देश की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करना था। इन गतिविधियों में रेलवे सिग्नल सिस्टम को नुकसान पहुंचाने और गैस सिलेंडर ले जा रहे ट्रकों में आग लगाने की योजना थी। पहले तो मैं थोड़ा काम करता था, कालू सीमेंट एजेंसी का या मुनीम था। कालू सीमेंट एजेंसी है, कालू माना हुआ आदमी है, कालू यादव। मैं उसके यहाँ काम करता था। मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा एक्सीडेंट होने के बाद मैं फिर घर ही हूँ। मैं तो 5 साल से अपने घर ही। उम्र उसकी 19 साल थी ना, 19 साल का होने वाला है। होने वाला था अभी। का पता ना, ये गया था कैंप में। मैं कैंप में गया था। मेरे कैंप के जाने के बाद जब मैंने और ये कैंप से आने से पहले ही तभी चला गया। मैं 25 फरवरी को गया था कैंप। 26 फरवरी। हाँ, एनसीसी का एनसीसी कैंप है मेरा। मेरे आने के बाद गया था। जैसे मैं आ रहा था ना, मैं आ रहा था एक दिन पहले उससे। और इस खबर पर हमारे साथ लाइव लखनऊ से जुड़ चुके हमारे सहयोगी विजय त्रिपाठी। विजय, क्या कुछ अहम जानकारी? देखा जाए कि यूपी एटीएस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान तमाम अहम जानकारियों को भेजा करते थे। सोशल मीडिया साइट के जरिए से तमाम अहम जानकारियां मिली हैं। विजय, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट में आज पेशी के लिए उनको लाने की व्यवस्था हो रही थी, लेकिन एटीएस कोर्ट में एटीएस ने अपील की है कि अगर उनको ना लाकर सीधे कोर्ट में ही उनकी रिमांड मिल जाए, जिसकी प्रस्तुति के लिए वकील बाकायदा अंदर गए हैं और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरी तरीके से उन्हें यहाँ बिना लाए वो रिमांड मिल जाए और अपने आप में एक तरीके से मंजूरी ये कोर्ट दे सकती है। अगर चाहे कि आप रिमांड दे से तो वो कोर्ट दे सकती है, इसलिए अपील की जा रही है। और अभी फिलहाल उनको लाया नहीं गया है और वो अभी जीरा जेल लखनऊ के जो कारागार है उसी में मौजूद है, चारों के चारों। और कोर्ट में जो व्यक्तिगत तौर पर वकील पेश हुए हैं और जो एटीएस के वकील हैं उन्होंने दावा किया है कि अगर हम जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें पीसीआर के माध्यम से ये कहा जाता है कि अगर वकील चाहे तो अपील कर सकता है कि हमें सीधे रिमांड दे दी जाए। तो कोर्ट की तरफ से भी जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं, जो अंदर वकील मौजूद हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि आप 7 दिन की कोर्ट रिमांड मिल जाएगी उन सभी आतंकियों के खिलाफ। चारों संदिग्ध आतंकियों को कोर्ट लाए बगैर उन्हें 7 दिन की रिमांड मिल जाएगी। पुलिस ने अभी जो अपील की है उस पर कोर्ट सहमत है और संभावना इस बात की है कि थोड़ी देर में चारों आरोपियों की 7 दिन की रिमांड मिल जाए। लगभग 14 दिन की डिमांड की जाएगी, लेकिन 7 दिनों के लिए फिलहाल कोर्ट रजामंद दिख रहा है। थोड़ी देर में इस पर अपडेट हो जाएगा कि कितनी दिन की रिमांड मिल रही है, लेकिन फिलहाल 7 दिनों की रिमांड मिलने की पूरी संभावना है। विजय, देखा जाए जो 4 आतंकी पकड़े गए हैं, बताया जा रहा है ये रेकी किया करते थे मिनिस्टर्स की और तमाम सार्वजनिक जगहों की रेकी करके पाकिस्तान खुफिया एजेंसी को भेजा करते थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये 4 आतंकियों को यूपी की एटीएस ने गिरफ्तार किया है और क्या अहम सुराग उनके पास से पुलिस को मिले हैं? देखिए, सोशल मीडिया से पाकिस्तानी हैंडलर्स के ये संपर्क में थे। साकिब है और अरबाब, ये दोनों सबसे पहले शुरुआती तौर पर जुड़े हुए थे। बाद में लोकेश और पपुआ, ये दोनों अलग से जोड़े गए। उनको उन्हीं की तरह कुछ और लोग भी अभी उसकी चैट में पाए गए हैं। उन सभी से बातचीत की जा रही है। कुछ लोगों को पुलिस ने अपने हिरासत में भी लिया है। उनसे पूछा जा रहा है कि आपने कहां की लोकेशन शेयर की है, किस किस की रेकी की है, कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल करते हैं। तो ज्यादातर लोगों ने इस बात को स्वीकारा कि हम टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं। और AK-47 की एक विजुअल जो थी उसको देख करके कुछ युवक आकर्षित हुए थे, जिसके बाद उन्हें QR कोड के माध्यम से पैसा भी मिला है। और उसके बाद से ही इस पूरे जो गिरोह का एक मुख्य लक्ष्य था
कि जो आसपास के जो इलाके हैं वहां की रेल की पटरियों को तोड़ना, जो सिग्नल बॉक्स होते हैं उनमें आगजनी करके डर और भय पैदा करना, या आर्थिक नुकसान, जैसे ट्रेन की पटरी अगर पलटती है तो उसमें बड़ा नुकसान हो सकता है, उसको लेकर भी एक प्रयोग किया गया। ये कहा जा रहा था कि ये करने की तैयारी थी। कई जगह धमाके की भी बात हो रही थी, जहां टायर जला करके कुछ ऐसे पेट्रोल टंकियों पर जो जहां पर ट्रेन से पेट्रोल ट्रांसफर होता है उन जगहों पर भी टायर फेंक कर जलते हुए वहां पर ब्लास्ट करने की बात उसी टेलीग्राम पर पाई गई है। तो इस तरीके के तमाम बिंदुओं पर पुलिस जांच करना चाहती है, इसीलिए आज इस बात को लेकर के कोर्ट में उनको सबको एक रिमांड मांगी जा रही है कोर्ट से, और उम्मीद है कि 7 दिन की कोर्ट पुलिस रिमांड मिल भी जाएगी इन सारे आरोपियों के खिलाफ। बिल्कुल आएंगे आपके पास। हमारे साथ हमारे और सहयोगी बुलंदशहर से जुड़ चुके हैं उपकार चौहान, और नोएडा से हमारे साथ ताहिर सैफी जुड़ चुके हैं। ताहिर, क्या कुछ अहम जानकारी? देखा जाए यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली है, 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है जिनका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान की आईएसआई खुफिया एजेंसी से था, तमाम जानकारियां साझा करते थे। ताहिर। बिल्कुल, देखिए सुनील, इसमें कोई दो राय नहीं है। गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर थाना क्षेत्र के छपरैला गांव में स्थित ये श्री राम कॉलोनी है, जहां पर जो है आतंकी लोकेश रहा करता था। लोकेश की सूचना जब एटीएस को मिलती है तो एटीएस जो है फौरन कार्रवाई करते हुए पहले बादलपुर कोतवाली क्षेत्र में पहुंचते हैं और फिर उसके बाद छपरौला में स्थित श्रीराम कॉलोनी में लोकेश के घर पहुंचते हैं और लोकेश को डिटेन कर लिया जाता है। लोकेश के मोबाइल से जो है जानकारी मिलती है कि विकास नाम का युवक जो मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है, वो भी किराए पर जो है लोकेश के घर के पास ही जो है किराए पर रहता था, उसको भी पुलिस फौरन ही गिरफ्तार कर लेती है। जानकारी में पता चला है कि लोकेश विकास के साथ साथ जो साकिब है मेरठ का रहने वाला, इनके द्वारा रणनीति जो है बनाई गई थी ताकि पाकिस्तान में बैठे जो इनके आका हैं वो इसके कार्रवाई से जो है खुश हो सके और इनको मोटी रकम उपलब्ध कराने का काम किया जा सके। यही कारण था कि इनके द्वारा पहले नेताओं की रेकी की गई। रेकी करने के बाद उसकी सूचना पाकिस्तानी हैंडलर के माध्यम से पाकिस्तान भेजने का काम किया गया और पाकिस्तान से जो पैसा क्यूआर कोड के माध्यम से आता था वो साकिब के अकाउंट में आता था। साकिब उसके बाद विकास और विकास के साथ साथ जो उसका दूसरा साथी लोकेश था, इन तक जो है पहुंचाने का काम किया करता था। जिस समय पैसे पहुंचाए गए थे तो उस समय दूसरी कार्रवाई करने के भी दिशा निर्देश जारी किए जाते थे, चाहे वो आतंकवादी घटनाएं हो या फिर जो है आतंक फैलाने की घटनाएं हो। क्योंकि आने वाले वर्ष में जो है उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है, तो 2027 से पहले एक बड़ी वारदात को अंजाम देने का जो है इनकी रणनीति पाकिस्तान के आकाओं के द्वारा दी गई थी, जिसके चलते ये आरोपी जो है आने वाले दिनों में रणनीति बना रहे थे कि कैसे गैस से भरे सिलेंडरों की गाड़ियों में आग लगाकर अराजकता फैलाना चाहते हैं। लेकिन एटीएस की सतर्कता के चलते पहले इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा जिस तरीके से लखनऊ में रेलवे स्टेशन, बिल्कुल हमारे सहयोगी उपकार चौहान हमारे साथ बुलंदशहर से। उपकार, क्या कुछ अहम जानकारी? बताया जा रहा है कि इन आतंकियों के बुलंदशहर से भी तार जुड़े हुए थे। बिल्कुल सुनील, इनमें चारों आतंकवादियों में जो एक आतंकी है वह बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील के गांव रजापुर का रहने वाला है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 10-15 सालों से ये लोग यहाँ से, इनका परिवार यहाँ से जा चुका था और ये हरियाणा में रह रहा था पूरा परिवार। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पिछले 2 साल से गाजियाबाद में रह रहा था। तो लगातार ताहिर, हम आपके पास आएंगे। उपकार, आप बोलिए। तो बताया जा रहा है कि बुलंदशहर के जो शिकारपुर तहसील का गांव है रजापुर, यहाँ का जो विकास है वो आतंकी है, आतंकी इस गतिविधियों में वो संलिप्त पाया गया है और पिछले 15 सालों से वह और उसका परिवार हरियाणा में रह रहे थे और पिछले 2 साल से उसका रहना गाजियाबाद में बताया जा रहा है। साथ ही कोतवाली की जो परिवारी है, पुलिस के अधिकारी है, उनका ये कहना है कि विकास और विकास के पिता का अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। बाकी इनका जो है आपराधिक रिकॉर्ड विभिन्न जनपदों में तलाशा जा रहा है। जी सुनील। बिल्कुल विजय, मैं आपके पास आता हूं। जिस प्रकार से देखा जाए कि यूपी एटीएस ने बड़ी सफलता हासिल की है, 4 आरोपी जो कि सभी तरह की जानकारियां पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी, जिनकी खुफिया एजेंसी है, उसको भेजा करते थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि और क्या स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से निकलकर सामने आया है? देखिए, पुलिस ये चाहती है कि उनकी सबकी रिमांड मिल जाए और लंबे समय के लिए एक रिमांड मिले। 14 दिन की रिमांड के लिए कोर्ट में अपील की गई है, जो एटीएस कोर्ट है लखनऊ,
उसमें कहा यह गया है कि इनसे बहुत बृहद पूछताछ की आवश्यकता है, क्योंकि इनके संपर्क कई जिलों में, कई राज्यों में भी हो सकते हैं, और कौन कौन इनके हैंडलर से किन किन तरीकों से इनसे बातचीत होती थी, कैसे कहां से इन्हें पैसा मिलता था, क्या वो पैसा आगे डिस्ट्रीब्यूट होता था, या फिर किस किस तरीके की गतिविधियों में ये रहे हैं, वो भी देखने के लिए कई बार ये कोशिश की जा रही है कि अगर पूरी तरीके से रिमांड मिल जाएगी 14 दिन की तो बस शायद कुछ उम्मीद हो। लेकिन जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं, जो एडवोकेट हैं, वो तमाम ये बातें बता रहे हैं कि फिलहाल 7 दिन की रिमांड उन्हें मिल जाएगी। एटीएस के जो वकील हैं उन्होंने अपील जरूर 14 दिन के लिए की है, लेकिन 7 दिन की पुलिस रिमांड उन्हें मिल जाएगी, और इसके बाद जो अभी पूछताछ चालू है वो पूरी तरीके से आगे बढ़ेगी, और कई जगहों पर और भी छापेमारी की जा सकती है। पुलिस ने अपनी तैयारी कर ली है। पूछताछ में तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर अभी से एटीएस के जो अधिकारी हैं वो नजर बनाए हुए हैं। कुछ पुलिस महकमों की टीमें बनाई गई हैं, अलग अलग जगहों पर भेजी गई हैं, कुछ जगहों को तलाशी भी शुरू हो चुकी है, और कई ऐसी जगह हैं जहां से कुछ संदिग्धों को उठाया भी गया है और उनसे पूछताछ बाकायदा जारी है। और कुछ ही दिनों में हमें लगता है कि कुछ नई गिरफ्तारियां भी देखने को मिलेगी, क्योंकि संदिग्ध तौर पर देखा जाए तो कई ऐसे हैंडलर और संपर्क में दिखाई पड़े हैं, और सोशल मीडिया के भी कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन पर निगरानी पुलिस ने बढ़ा दी है। जी, मतलब अभी देखा जाए तस्वीर और साफ होगी, कई और लोगों के संलिप्त होने की जानकारियां आ रही हैं, जांच पड़ताल होगी। ताहिर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये लोग जो संपर्क में आते हैं, जैसा देखा गया कि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी को इंफॉर्मेशंस भारत की दे रहे थे, रेकी करते थे मिनिस्टर्स की, तमाम सार्वजनिक जगहों के बारे में जानकारी देते थे, बड़े हादसे कराने की फिराक में रहते थे, ये कैसे होता है, कैसे संपर्क में आते हैं? ताहिर, देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं सुनील कि जिस तरीके से पाकिस्तान में बैठे जो हैंडलर होते हैं वो पहले ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम करते हैं जो लोकल कैटेगरी के होते हैं, या फिर उनका प्रोफाइल जो लो होता है, उन लोगों को खुश करने के लिए ये लोग जो है उनके संपर्क, यानी कि भारत में जो पाकिस्तान के एजेंट के तौर पर जो है काम करते हैं, उनसे सीधा संपर्क करते हैं, और उसके बाद एक के थ्रू एक लोगों को अपने साथ जोड़ते हुए जाते हैं। खासकर ये गरीब तबके के लोगों को जो है अपना निशाना बनाते हैं ताकि आसानी से अपनी वारदातों को अंजाम दे सकें। यही कारण है कि बीते दिनों पाकिस्तान से जिस तरीके से इन लोगों को आदेश मिले थे कि जो वाहन है इनको जो है आगजनी का शिकार बनाया जाए, इसके साथ जो पाकिस्तान से आकाओं से आदेश मिले थे, चाहे वो कश्मीर में बैठे हो अलके आदेश हो, या फिर बीते दिनों जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़े हुए लोगों के हो, उन संगठनों के आदेश को पूरा करने के लोग जो है जुट जाते थे। और यही कारण है कि पहले दिल्ली के रेलवे स्टेशन की इन्होंने रेकी की, और रेकी करने के साथ साथ जिस तरीके से बीते दिनों आतंकवादी पकड़े गए थे उनमें खुलासा हुआ था कि कैसे उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए थे ताकि रेलवे स्टेशनों की जो जानकारियां हैं वो पाकिस्तान में बैठे इनके आका देखते रहे, और उसको जो है खुश होकर उन्हें बड़े पैमाने पर जो है पेमेंट देते रहे। इसके साथ ही इन लोगों के द्वारा जो है नेता हैं उनकी रेकी की जा रही थी, क्योंकि पकड़ा गया जो लोकेश है, इसके अलावा विकास है, ये केटरिंग का काम, यानी कि जो वेटर होते हैं इनके तौर पर जो है काम किया करते थे, नेताओं के पास तक जो है खाना सर्व करने जाते थे और आसानी से उनकी जानकारियां हासिल करते थे चुपचाप तरीके से, क्योंकि जो लोग उनके आसपास बैठे हुए होते थे वो अपने अपने मुद्दों पर बात करते थे, तो चुपचाप उनकी राजनीति की बातों को सुन लेते थे और फिर वारदातों को अंजाम देने के लिए उनके फोटो का इस्तेमाल कर अपने आकाओं के हैंडल तक जो है पहुंचाने का, एक चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म हो, उनके माध्यम से पहुंचाने। बिल्कुल। उपकार, बुलंदशहर की पुलिस की तरफ से क्या कोई स्टेटमेंट जारी किया गया इस आतंकी को लेकर? आप कह रहे हैं कि जहां वो रहता था वहां दबिश दी गई है और भी जगह जांच पड़ताल की जा रही है, बताया ये भी जा रहा है कि इस आतंकी के कई और लोगों से संपर्क होने की संभावना भी है। देखिए, बिल्कुल सुनील, मैं इस समय उसी थाने में खड़ा हूं जिस थाने क्षेत्र का ये मामला है। उसी थाने क्षेत्र की पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। मैं इस समय आप देख सकते हैं कि इंस्पेक्टर की गाड़ी देखिए सुनील, मौजूद है। जब से लखनऊ में 4 आतंकी पकड़े गए हैं। उपकार, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हमारे सहयोगी विजय हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विजय, और क्या कुछ अहम जानकारी? आप कह रहे हैं कि रिमांड 7 दिन की मिल सकती है। यूपी एटीएस और पुलिस हर एंगल से इसको लेकर जांच पड़ताल करने में जुटी है, लेकिन सवाल लाखों उठते हैं कि इतनी सजगता होने के बाद भी तमाम गुप्तचर जो देखा जाए सारी इंफॉर्मेशंस पाकिस्तान को भेजते हैं आतंकी के रूप में, हम सब लोगों के बीच में रहते हैं।
अब पुलिस को कितना प्रोएक्टिव होना है जिससे इस प्रकार के संदिग्ध लोगों से बचा जा सके? देखिए, पुलिस पूरी तरीके से पहले तो ये पता कर रही है कि क्या कोई इंस्टाग्राम ग्रुप बना है, क्या कोई ऐसा चैट ग्रुप है जिसमें ये सभी सामूहिक रूप से जुड़े हैं, या फिर हैंडलर्स ने बड़ी चालाकी से अलग अलग जगहों के लोगों को अपने साथ जोड़ रखा है और उनसे वो काम लेते हैं और उनको उसके काम का मुआवजा मिलता है, यानी QR कोड से तुरंत पैसे भी भेज दिए जाते हैं। छोटी छोटी जानकारियों की जहां तक बात कही जा रही है तो उसमें कई ऐसी जानकारियां भी दी गई हैं जो खतरनाक हैं, जैसे सेना के कुछ इलाके हैं वहां का फोटो है, कुछ ऐसे बड़े नेता है जो हिंदू संगठनों से भी जुड़े हैं, उनको अपने स्तर पर कहा जाए कि वो अपने हिसाब से लोकेशन की फोटो और तमाम ऐसे जगह है यहाँ पर वो सुरक्षा क्या यहाँ हो सकता है, क्या दुर्घटनाएं हो सकती है। कुछ रेलवे के कुछ इलाके हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका उपकार, आपका ताहिर और विजय, आपका तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।